Hello students, here our next lecture of class 10th subject biology chapter how do organisms reproduce। तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने बात करी थी। इसमें हमने पढ़ा था कि टेस्टिस होते हैं, वन पेयर ऑफ टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहता है, बॉडी में ओवल शेप का होता है। और टेस्टोस्टेरोन, ये मेन टेस्टिस ही वो जगह है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। और मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि स्क्रोटम एक पाउच लाइक पिगमेंटेड स्किन होती है जो कि मेनली थर्मो रेगुलेशन का काम करती है। बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर ये रखता है ताकि जो बनने वाले जो स्पर्म है या जो नए स्पर्म है, जो भी स्पर्म बन रहे हैं, वो क्या हो जाए? सेफ रहें। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर से वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, उसका ध्यान ये रखता है। फिर हमने पढ़ा था इपिडिडाइम्स के बारे में। हमने पढ़ा कि इपिडिडाइम्स एक कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक टेम्पररी स्टोर हाउस होता है स्पर्म का। और इसके अंदर जो स्पर्म है वो मैच्योर होते हैं और डेवलप होती है, मोटिलिटी इनकी डेवलप होती है। ओके, वास्ट डिफरेंसेस के बारे में हमने बात करा। वास्ट डिफरेंसेस को हमने स्पर्म डक्ट भी हम इसे कहते हैं। ये कनेक्ट करता है टेस्टिस से और यूरेथ्रा, टेस्टिस से होते हुए यूरेथ्रा तक ये कनेक्ट करता है, यूरेथ्रा तक होते हुए ये जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था यूरेथ्रा यूरिन और स्पर्म का एक कॉमन पैसेज होता है, हमने ये पढ़ा था। और साथ ही साथ यूरेथ्रा के बाद हमने बात करी थी किसकी? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स की। हमने पढ़ा था कि ये अपना सिक्रेशन करते हैं और इसमें फ्रुक्टोज, प्रोटीन और अदर केमिकल्स होते हैं जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म को मैच्योर बनाने का काम करते हैं। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था जो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज फीमेल बॉडी में कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो अगर कोई इंसिडेंस, रेप केस जैसा कोई इंसिडेंस हो जाता है तो उसमें फीमेल की बॉडी में फ्रुक्टोज की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, फ्रुक्टोज की कंडीशन या प्रेजेंस को देखा जाता है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो फिर उस केस की कंफर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़ा था, हमने पेनिस की बात करी थी। पेनिस क्या होता है? एक एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन इसे कहा जाता है। ये ट्रांसफर करता है स्पर्म को कहाँ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, तो उसके बाद हमने पढ़ा था स्पर्म टाइनी मोटाइल बॉडीज होती हैं जो कि एक अपनी टेल का यूज करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। हमने स्पर्म के बारे में भी जाना था। स्पर्म के पास एक स्पर्म 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हमने पढ़ा था। और वो 3 पार्ट कौन कौन से थे? हेड, टेल एंड मिडिल पीस। तो मिडिल पीस वाला जो पार्ट होता है उसके पास इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो आज हमने जो पढ़ना है, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो चलिए जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम की बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो ये डायग्राम है, ये होती है ओवरी, ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी इसे कहा जाता है। ये यूट्रस होता है, दिस इज सर्विक्स, दिस इज वेजाइना। ओके, इस ओवरी में एग का फॉर्मेशन होता है। ये लेयर एंडोमेट्रियम की होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे यही एंडोमेट्रियम जो होती है वो ओज आउट हो जाती है या टूट जाती है, जिसकी वजह से ब्लीड आउट हो जाता है ब्लड, इसमें जो ब्लड वेसल्स चढ़ी रहती हैं वो। ठीक है, तो चलिए जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो जो कंसिस्ट करता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स, यूट्रस, वेजाइना, इन सभी चीज़ों के बारे में या इन सभी पार्ट्स के बारे में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें क्या होती है? वन पेयर ऑफ ओवरी, वन पेयर ऑफ ओवरीज इसमें प्रेजेंट रहती है। और एक पेयर और क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब, जिसे कि ओविडक्ट भी कहा जाता है। ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट्स। नेक्स्ट, यूट्रस एंड वेजाइना।
इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो चलिए बात करते हैं ओवरी से। ओवरी जो होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। ओवरी को जाना जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल के नाम से, या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है फीमेल का। साथ ही साथ जो ओवरी होती है ना, अगर ओवरी के साइज की मैं अगर बात करूं, ओवरी के साइज की अगर मैं बात करूं तो ये आलमंड देखा है ना आपने, बादाम, तो बादाम की तरह इसका शेप होता है और बादाम की तरह इसका साइज भी होता है, ठीक है। उतना ही ओवरी जो होती है ह्यूमन फीमेल की, जो ओवरी होती है आलमंड के साइज एंड शेप की होती है, और ये नॉर्मली 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक होती है, ठीक है। लंबाई में 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मोटी ये होती है। कौन? ओवरी। और आलमंड शेप की और आलमंड के साइज की होती है। फिर बात आती है कि ओवरीज की लोकेशन क्या है। ये तो हमने क्या पढ़ा, साइज के बारे में पढ़ा और साइज एंड शेप के बारे में पढ़ा। साइज एंड शेप के बाद पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप हमारा आता है वो आता है उसकी लोकेशन। लोकेशन कहाँ है? ओवरी की जो लोकेशन होती है वो कहाँ प्रेजेंट रहती है? लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के लोअर पार्ट में प्रेजेंट रहती है। एंड ईच ओवरी इज कनेक्टेड बाय एन ओवेरियन लिगामेंट टू द यूट्रस। तो हर एक ओवरी, देखो ये ओवरी है ना, ये ओवरी है, जुड़ी हुई है ना, ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी हुई है, जो कि यूट्रस तक जाता है। तो हर एक ओवरी क्या होती है? ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी हुई रहती है, जो कि यूट्रस तक जाती है या यूट्रस तक पहुंचाती है। अब मेन बात ये आती है कि ओवरी का रोल क्या है, ठीक है, ओवरी काम क्या करती है। तो ओवरी का जो काम होता है, जो रोल है, वो है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी है ना। तो एक्सोक्राइन फंक्शन में ओवरी का फंक्शन क्या था? प्रोडक्शन ऑफ एग। और एंडोक्राइन फंक्शन में सीक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो ओवरी का जो रोल है वो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दोनों ही फंक्शन इसके हैं। जहां पे एक्सोक्राइन फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका काम है एग को बनाना। ओवरी में ही फीमेल एग का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नाम के 2 हार्मोन का फॉर्मेशन ये करता है। और जब मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि वो कंडीशन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में स्टॉप हो जाती है, तो ये उस टाइम पे ये क्या हो जाती है, जो ओवरी है ये बहुत छोटी सी, मतलब कि इसके फॉलिकल लूज हो जाते हैं और ये स्मॉल हो जाती है। तो ये शेप या ये डायग्राम है किसका? ह्यूमन फीमेल की ओवरी का या मैमेलियन ओवरी का, जहाँ पे देखिए ये दिखा रखा है, ये है इसके अंदर एग। और जब मैच्योर हो जाता है ना, तो जो मैच्योर एग होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। कुछ इस तरीके से फॉलिकुलर जो है सेल इसमें लगे हुए रहते हैं, और साथ ही साथ देखिए कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और दिस वन इज ब्लड वेसल इसमें है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर, ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पे एग ट्यूब होती है, और इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर के अंदर एग है। देखो अब जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ना, ये पूरा बाहर से इसको तोड़ देता है, ब्रस्ट आउट हो जाएगा। जैसे ही इसके अंदर, ये तो मैच्योर है ही है, अब इसके अंदर का जब एग मैच्योर हो जाएगा तो ये पूरा ग्राफियन फॉलिकुलर सेल जो है ये क्या हो जाती है? टूट जाती है। और जैसे ये टूटेगी एग बाहर आएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। ये इसका डायग्राम है, ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं ये है। ओके, तो यहाँ से बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद ये ओविडक्ट में आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो ये ठीक ओवरी के ऊपर प्रेजेंट रहती है। दिखाई दे रहा है ना डायग्राम में, ओवरी के ठीक ऊपर ये प्रेजेंट है, और इसको क्या बोल देते हैं? ओविडक्ट। और फैलोपियन ट्यूब, जिसमें कि एक फनल शेप, फनल लाइक ओपनिंग इसमें होती है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ? ओविडक्ट में, ठीक है। इसी ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो ये क्या बात करी हमने? ओवरीज की बात करी। ओवरी में नॉर्मली हमने पहले ओवरी की बात करी। हमने कहा कि इसका साइज और शेप आलमंड के जैसा होता है, और 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड और 1 सेंटीमीटर थिक ये होता है। लोअर एब्डोमिनल में प्रेजेंट रहता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन इसके दोनों ही फंक्शन होते हैं। और फिर बात आती है फैलोपियन ट्यूब की। ओवरी के ठीक ऊपर ये प्रेजेंट रहता है, और इनको हम ओविडक्ट बोलते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे स्पर्म और एग मिलते हैं। ओके,
तो इसके बाद अब हम बात करते हैं, हमने ओवरी की बात कर ली, हमने फैलोपियन ट्यूब की बात कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है यूट्रस का। यूट्रस जिसे कि मदर वॉर्म भी कहा जाता है, तो इसकी स्पेशलिटी पढ़ते हैं। ये बड़ा लार्ज एंड हाईली इलास्टिक मीडियन सैक होता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है, स्पेशली बना हुआ रहता है किस चीज के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बॉडी में जो यूट्रस है इसीलिए इसका और कोई रोल ही नहीं है, और कोई रोल नहीं मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इसका ही है पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए ये बना हुआ है। तो इतना स्पेशलाइज्ड फंक्शन इसका है। और साथ ही साथ इसमें 3 टिश्यू होती हैं। इस यूट्रस में 3 टिश्यूज होती है। एक तो होती है पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर की जो टिश्यू है, ये वाली जो टिश्यू है इसे कहा जाता है पेरीमेट्रियम। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ यूट्रस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिडिल एंड स्मूथ लेयर विच इज नोन एज मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इनर लेयर विच इज नोन एज एंडोमेट्रियम। तो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई रहती है, 3 टिश्यू से मिलकर ये बनी हुई रहती है। सबसे बाहर की जो लेयर है उसे पेरीमेट्रियम, PERIMETRIUM, perimetrium. Next one is myometrium which is middle layer and the innermost layer is known as endometrium. तो उसे endometrium कह दिया जाता है। तो यूट्रस मल्टीपल रोल को प्ले करता है, मल्टीपल रोल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्ले करता है। एक तो इसका काम है कि ये क्या करता है, ओवम को रिसीव करता है। कहाँ से, फैलोपियन ट्यूब से। फैलोपियन ट्यूब से यानी कि ओवरी से निकला हुआ जो एग है वो कहाँ जाएगा, इसी फैलोपियन ट्यूब में तो जाएगा ना, और फैलोपियन ट्यूब से होते हुए नीचे आएगा। दूसरा इसका काम है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। और ये प्लेसेंटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा और आपने प्लेसेंटा स्किप कर दिया तो आप अपने 5 मार्क्स या 3 मार्क्स स्किप कर रहे हो। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन और प्लेसेंटा क्या होता है ये हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। प्लेसेंटा का रोल क्या है, तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ये करता है जो कि फीटस और मदर के बीच का कनेक्टिंग लिंक हम कह सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी सारी चीजें हैं, मतलब कि जितनी भी सारी चीजें फीमेल, जब एक प्रेग्नेंट फीमेल है वो खा रही है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वो ले रही है वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू उसके बेबी में भी या डेवलपिंग एम्ब्रियो में भी वो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। नेक्स्ट पढ़ते हैं वेजाइना। ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज वेजाइना। तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म को रिसीव करता है विमेन बॉडी में, और इसको हम क्या बोल देते हैं, बर्थ कैनाल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो हमने इतने सारे पार्ट्स पढ़ लिए। अब उसके बाद अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर से एक बार रिवाइज कर ले। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कहा था कि ओवरी होती है, ओवरी हमने पढ़ लिया। एलमंड के बराबर शेप और साइज इसका होता है। लोकेशन लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहती है। इसका रोल है दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन इसके हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन में हम पढ़ते हैं ये ओवा का प्रोडक्शन करता है, और एंडोक्राइन फंक्शन में हम पढ़ते हैं ये फीमेल सेक्स हार्मोन का यानी कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करता है। फिर फैलोपियन ट्यूब की हमने बात करी, तो जब हमने कहा कि ये फैलोपियन ट्यूब है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इसीलिए उसे फैलोपियन ट्यूब कहा गया। और इसे ओविडक्ट भी कहा जाता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है। और साथ ही साथ यूट्रस की हमने बात करी जो कि 3 लेयर से घिर के बना हुआ रहता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। वेजाइना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, ये तो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। CAPACITATION, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, मैंने आपसे बोला था कि स्पर्म मैच्योरेशन की एक ऐसी प्रोसेस जो कि फीमेल के बॉडी के अंदर होती है। मतलब कि जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने आपको कैपेसिटेशन टर्म बोला था। तो कैपेसिटेशन क्या होता है, द स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट आर मेड कैपेबल ऑफ fertilizing the egg by secretion of the female genital tract. This process is called capacitation and it takes place about 3 hours. तो होता क्या है ना, कैपेसिटेशन, अगर मैं सीधे सीधे आपको कैपेसिटेशन समझाऊं तो कैपेसिटेशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होने वाली एक प्रोसेस है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होने वाली एक प्रोसेस है जहां पे स्पर्म को मैच्योर कराया जाता है। स्पर्म को
मैच्योर कराया जाता है, यानी कि स्पर्म के मैच्योरेशन की एक प्रोसेस होती है, स्पर्म के मैच्योरेशन के टेस्ट की एक प्रोसेस होती है। अगर इस टेस्ट में वो पास हो गया तो उसे आगे भेज दिया जाता है, ऊपर यूट्रस फैलोपियन ट्यूब की तरफ भेज दिया जाता है। अगर पास नहीं हुआ तो वहीं पे उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो क्या था, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। नाउ नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, आई नो, तो थोड़ा सा अलग यहाँ पे को आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, ठीक हो गया। फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, ठीक है, टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल विच इज नोन एज जाइगोट, जिसे कि हम जाइगोट कह देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे को हैप्लॉइड मेल और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और एक नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं जो कि डिप्लॉइड होता है और उसको हम कह देते हैं जाइगोट। यही जाइगोट आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक एम्ब्रायो में, एक कंप्लीट न्यू बॉर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो इंटरनल होता है, ठीक है। वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। फीमेल की बॉडी के अंदर एग और स्पर्म क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और नॉर्मली इनमें ऐसे ही होता है, किसमें, मैमल्स में, ठीक है। तो जो मेन जगह है ना ह्यूमन फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है, या मेल और फीमेल गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब के एक पार्ट में होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला, AMPULLA। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 1 मार्क्स के लिए कि ह्यूमन में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का नेम क्या है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्प्यूला में होता है, ठीक है। अब ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो अब क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा ना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम जानते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में हम पढ़ते हैं, या एम्ब्रियो में हम पढ़ते हैं कि कैसे वो जाइगोट आगे जाके एक कंप्लीट बेबी में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने जानना होगा कि फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। जब भी ओवम फर्टिलाइज होता है, जब भी कोई भी एग फर्टिलाइज होता है, कहाँ होता है वो एग फर्टिलाइज हुआ, और कहाँ फर्टिलाइज होता है, ओविडक्ट के एम्प्यूला में, ठीक है। ये हमने अभी तक पढ़ा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे को कंटिन्यूअसली होता है कौन सा डिवीजन, यहाँ पे कंटिन्यूअसली होता है माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन हमें पता है नंबर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होता है, क्योंकि वो एक ही सेल था। अगर माइटोसिस होगा तो 2 सेल में कन्वर्ट होगा, 4 में कन्वर्ट होगा, 8 में कन्वर्ट होगा, 16 में, 32 में, 36 में, 64 में। तो ऐसे करके माइटोसिस डिवीजन कंटिन्यूअसली यहाँ पे को होते ही रहता है, और साथ ही साथ जाइगोट में ये कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन होता रहता है, और ये धीरे धीरे ओविडक्ट से निकल के अब नीचे कहाँ, यूट्रस में आने की कोशिश ये करता है, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात जो होती है, जब मूव होता है, जब ये ओविडक्ट से मूव करना स्टार्ट करता है, तो उस समय 4, 8, 16 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। जब 4, 8 और 16 डॉटर सेल यहाँ पे बन जाती है, तो उस सेल को, उस स्टेज को हम क्या कह देते हैं, ब्लास्टोमेयर। या उन सेल्स को 16, एक सेल से, एक जाइगोट से 16 सेल के बनने की जो प्रोसेस होती है, 16 सेल जो स्टेज होती है, उस स्टेज को हम बोल देते हैं ब्लास्टोमेयर। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज। इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, क्लीवेज, क्योंकि क्लीवेज मीन्स क्या होता है, टूटना, ओके। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज। कौन सी प्रोसेस को, एक सेल का 16 सेल में कन्वर्ट हो जाना, पहले 4 फिर 8 फिर 16, कुछ इस तरीके से 16 सेल तक पहुंच जाना। वो 16 सेल तक की जो स्टेज है उसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमेयर कह देते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को क्लीवेज मीन्स टूटना,
ठीक है। अब यहाँ पे को होता क्या है, धीरे धीरे जब ये क्लीवेज हो गया तो आफ्टर दैट इट फॉर्म अ हॉलो बॉल ऑफ सेल, मतलब हंड्रेड्स ऑफ सेल का यहाँ पे को अब छोटा सा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे को बन जाता है। बहुत सारे सेल्स का कुछ इस तरीके से बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। कब? ये 16 सेल ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज के बाद। तो मतलब बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, जिसे कि अब हम क्या कह देते हैं, एम्ब्रियो कह देते हैं। और जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो अब ये आता है यूट्रस में, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ये आ जाता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो कि सबसे अंदर की जो लेयर है वहां ये पहुंच जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। कौन सी प्रोसेस को? सबसे पहले हमने बोला कि डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, और कैसे डेवलपमेंट, सॉरी ये प्रोसेस थी हमारी एम्ब्रियो में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। हमने कहा कि एग फर्टिलाइज होता है ओविडक्ट के एम्पुला में और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जायगोट अब कंटिन्यूसली माइटोसिस डिवीजन करता है, और माइटोसिस डिवीजन करने के बाद ये 4, 8 और 16 सेल वाली स्टेज में आता है, और जब 16th सेल वाली स्टेज में पहुंच जाता है तो इस स्टेज को हम ब्लास्टोमेयर और इस पूरी प्रोसेस को क्लीवेज प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब ये इसके बाद फिर भी डिवीजन रुकता नहीं है, कंटिन्यूअसली माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन का जो रिजल्ट है उस 100 से भी ज्यादा सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि 100 से ज्यादा या हंड्रेड्स ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ रहता है। और इस सेल को अब ब्लास्टोमेयर ना कह के हम इसे एम्ब्रियो कह देते हैं। अब ये और नीचे नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है, यूट्रस की तरफ आना स्टार्ट करता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ये बिल्कुल चिपक जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, और ये आगे जाके लीड करता है किसे, प्रेगनेंसी को। जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा। तो इम्प्लांटेशन कंफर्म करता है कि प्रेगनेंसी अब लेट हो चुकी है, प्रेगनेंसी अब आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, एक डिस्क जैसा एक स्पेशल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। कहाँ? बिटवीन द यूट्रस और यूटेराइन वॉल, सॉरी बिटवीन यूट्रस के जो यूटेराइन वॉल है उसमें और एम्ब्रियो के बीच में। मतलब कि जैसे ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, यूट्रस में ये हम बोलते हैं कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर आया, 100 ऑफ सेल का स्ट्रक्चर आया, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर इसने बनाया। तो अब यहाँ पे को इन दोनों के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा इसे बोल देते हैं। और ये जो फीटस है अब ये इससे कनेक्ट हो जाता है, इस प्लेसेंटा से कनेक्ट हो जाता है, और ये मदर की बॉडी के थ्रू, किसके थ्रू, मदर की बॉडी में जुड़ जाता है। मदर की बॉडी और फीटस की बॉडी के बीच में एक कनेक्शन यहाँ पे हो जाता है, जिसे कि हम क्या, किसके थ्रू होता है, एक कॉर्ड के थ्रू, और उस कॉर्ड को क्या बोल देते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा होता क्या है, प्लेसेंटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मदर को फीटस से, उसके जो यूट्रस में जो बेबी डेवलप हो रहा है उससे ये कनेक्ट करता है। फिर इसका काम क्या है, क्यों ये बनता है, क्यों इसकी जरूरत है, जब वो मदर की बॉडी में ऑलरेडी है तो क्या इसकी जरूरत है। तो प्लेसेंटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिएंट्स के लिए। किसके न्यूट्रिएंट्स के लिए, एम्ब्रियो के न्यूट्रिएंट्स के लिए। मतलब कि ये फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की बॉडी में ऑक्सीजन के सप्लाई में ये हेल्प करता है, और साथ ही साथ एम्ब्रियो को क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स कहाँ से देगा, फीमेल यानी कि मदर जो खाएगी उस खाने से निकलने वाला जो न्यूट्रिएंट्स है उसका कुछ पार्ट अब फीटस को भी मिलने लगेगा, ताकि उसकी ग्रोथ हो, उसके सेल डिवाइड हो, उसके बॉडी के पार्ट्स डेवलप हो। इसीलिए वहां पे क्या किया जाता है, जब एक वीमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस टाइम पे उसके खाने पीने का स्पेशल ध्यान रखा जाता है, उसको कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं, है ना। तो इसीलिए दिया जाता है ताकि जो डेवलपिंग फीटस है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो दूसरा ये इट ऑल्सो फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ CO2। अब देखिए, खाना तो उसने दिया, ऑक्सीजन तो दिया, लेकिन अब क्या होगा, जैसे जैसे बेबी डेवलप होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बॉडी से बाहर निकालेगा ना। तो वेस्ट मटेरियल बने हुए हैं जो फीटस प्रोड्यूस करेगा, मदर की बॉडी में जो बने हैं वो तो निकलेंगे बाहर। साथ ही साथ इस प्लेसेंटा की हेल्प से जो वेस्ट मटेरियल बने हुए हैं फीटस में जो बने हुए हैं, इस प्लेसेंटा से मदर की बॉडी के थ्रू वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रोल है प्लेसेंटा का, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्लेसेंटा का। अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं और प्लेसेंटा आपने नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने अपने 3 मार्क्स तो कम से कम गवा दिए हैं अगर आप प्लेसेंटा नहीं पढ़े। तो प्लेसेंटा क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद एक डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है यूट्रस
और एम्ब्रियो के बीच में, यानी कि यूटेराइन वॉल और एम्ब्रियो के बीच में, जिसे कि हम प्लेसेंटा बोलते हैं, और फीटस इससे कनेक्टेड हो जाता है प्लेसेंटा से मदर की बॉडी में थ्रू एक एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। और प्लेसेंटा क्यों बनता है, प्लेसेंटा की क्यों जरूरत है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है फीटस की बॉडी में, और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो वो निकालेगा, यूरिनेशन जो उसका होगा, वो सभी का सभी ये जो हमारा प्लेसेंटा होता है इसके थ्रू निकलता है, वेस्ट होता है, और मदर की बॉडी उसे एक्सपेल फिर कर देती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा क्या, फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा हमने पढ़ा। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है उसे हम बोलते हैं गेस्टेशन। गेस्टेशन होता है, गेस्टेशन का मतलब द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी। मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ, गेस्टेशन, गेस्टेशन TATION, गेस्टेशन यानी कि वो टाइम पीरियड जो फर्टिलाइजेशन से लेके बेबी के डिलीवर होने तक का जो पीरियड होता है। मतलब कि एक ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्लेसेंटा फॉर्मेशन हुआ, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बाद पूरा एक बेबी डेवलप हुआ और बॉडी से बाहर उसे डिलीवर कर दिया गया, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और ह्यूमन में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 38 वीक और 9 मंथ का ये होता है। ठीक है, 9 मंथ के बाद जो होता है पूरी तरीके से डेवलप हो बेबी हो जाता है और बॉडी से बाहर उसे क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इस दौरान, इन 9 महीनों के दौरान, इन 9 मंथ के दौरान जो फीटस है वो ग्रो होता है और एक बेबी में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, गेस्टेशन, यानी कि वो टाइम पीरियड जहाँ पे फर्टिलाइजेशन से लेके और कहाँ तक का, फर्टिलाइजेशन से लेके अप टू बर्थ, बेबी के बर्थ तक की जो टाइम पीरियड जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो आज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म पढ़ा, फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड गेस्टेशन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बट उससे पहले हम थोड़ा सा बुक में देख लेते हैं हमारी बुक में क्या क्या दिया हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बुक में दिया गया है, द फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन द ओवरीज। जो फीमेल जर्म सेल्स होते हैं, एग जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, ओवरी में बनते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन। ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए भी। तो यहाँ पे आपको डायग्राम देखने को कहा गया है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को पहचानने के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो बोल रहे कि व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, कोई बच्ची जब पैदा होती है तो द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन्स 1000 ऑफ इमेच्योर एग। तो ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको oogenesis में बताया था, तो जो ओवरीज होती हैं ऑलरेडी बहुत सारे इमेच्योर एग के साथ वो पैदा होती है, क्योंकि उसके बनने की प्रोसेस तो शुरू हो गई होती है। एग उसके बर्थ होने से, उसके जन्म होने से पहले ही एग बन जाते हैं, लेकिन वो एग जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज तक पहुंचते पहुंचते सम ऑफ दीज स्टार्ट मेच्योरिंग, इनमें से कुछ एग होते हैं जो कि मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज, हर एक मंथ एक एग जो है वो प्रोड्यूस होता है, कहाँ से, ओवरी से प्रोड्यूस होता है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। अब ये एग कैसे कैरी होता है, ये ओवरी से निकलता है और वर्म में जाता है, या इसे हम क्या कहते हैं, वर्म को यूट्रस में जाता है, किसके थ्रू, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये जो दो ओविडक्ट है, एक ओविडक्ट ये है, एक ये है, किससे जुड़े हुए हैं, एक प्लास्टिक का बैग लाइक तो दिख रहा है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर से ये जुड़े हुए रहते हैं या इससे कनेक्टेड रहते हैं, नोन एज द यूट्रस। या ये इस वाले पोर्शन की बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये ओविडक्ट, ये भी ओविडक्ट, यहाँ से ये आया, यहाँ से नीचे आया, तो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ये जुड़ा हुआ है, जिसे हमने यूट्रस कह दिया। यूट्रस से ये जुड़ा हुआ रहता है, और जो द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स, जो यूट्रस होता है वो ओपन होता है वेजाइना के थ्रू और सर्विक्स के थ्रू। ठीक है, द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो स्पर्म है वो वेजाइना से पास होते हैं, सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक ये पहुंचते हैं। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट, ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं और ओविडक्ट तक पहुंचते हैं। वेयर दे मे एनकाउंटर द एग, जहाँ पे ये एग को एनकाउंटर करते हैं, मीन्स एग को पकड़ते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं।
द फर्टिलाइज एग यानी कि जो जाइगोट है अब एनकाउंटर हो गया, यानी कि फ्यूजन हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है नए सेल का, नए डिप्लॉयड सेल का। तो जो फर्टिलाइज एग है तो वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये स्पर्म एंटर करते हैं, ऊपर की तरफ ट्रैवल होते हैं, और जब ये जायगोट बन गया है, जायगोट बन गया है तो अब क्या करेगा, ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, यानी कि माइटोसिस डिवीजन करना स्टार्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, माइटोसिस डिवीजन करता है और एक बॉल ऑफ सेल, हंड्रेड्स ऑफ सेल का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। एंड द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। एम्ब्रियो क्या करता है, इम्प्लांट हो जाता है कहाँ, इसकी लाइनिंग में, किसकी, यूट्रस की लाइनिंग में। वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो, जहां पे लगातार ग्रो करना कंटिन्यू रखते हैं, रेगुलर ग्रो होते रहते हैं। एंड डेवलप ऑर्गन टू बिकम फीटस, तो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट यहाँ पे करते हैं ताकि फीटस डेवलप हो। We have seen in earlier section that the mother's body is designed to undertake the development of the child। तो हमने देखा है लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा है कि जो मदर की बॉडी है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है कि उसकी बॉडी में डेवलपमेंट हो सके चाइल्ड का। Hence the uterus prepare itself, तो इसलिए यूट्रस क्या करता है, खुद को प्रिपेयर करता है every month to receive and nurture the growing embryo। तो हर मंथ वो प्रिपेयर करता है खुद को, कि क्योंकि बॉडी इसीलिए डिजाइन की गई है, इसी तरीके से डिजाइन की गई है, तो हर मंथ की जो यूट्रस है वो खुद को क्या करता है, हर मंथ खुद को तैयार करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए या उसका नरिशमेंट करने के लिए। द लाइनिंग थिकनेस the lining thickness of richly supplied with blood and nourish the growing embryo। तो जो लाइनिंग होती है इसकी थिकनेस जो है वो इसमें ये क्या करता है, ये सप्लाई, ब्लड को सप्लाई करता है ताकि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसकी नरिशमेंट को, ये उसका नरिशमेंट ये कर सके, उसको न्यूट्रिएंट्स ये दे सके। ठीक है, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन उसको अपनी मदर के ब्लड से मिलता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, जो कि एक स्पेशल टिश्यू के हेल्प से उसको मिलता है, और वो स्पेशल टिश्यू क्या होती है, प्लेसेंटा होता है। ठीक है, उसे हम प्लेसेंटा बोल देते हैं। दिस इज अ डिस्क, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल, जो कि यूटेराइन वॉल में चिपकी हुई रहती है, एम्बेडेड रहती है। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइट ऑफ द टिश्यू, इसमें छोटे छोटे विलाई होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेस, तो जहाँ पे बच्चे की साइड में तो क्या होते हैं, एम्ब्रियो की साइड में तो विलाई होते हैं, जबकि मदर की साइड में ब्लड स्पेस वहाँ पे प्रेजेंट रहता है जो कि घिरा हुआ रहता है विलाई से। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर्स टू द एम्ब्रियो। हमने पढ़ा कि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है किस चीज के लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए, कहाँ से, मदर की बॉडी से एम्ब्रियो तक। ठीक है, तो द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस। तो ठीक है, ये वेस्ट अब खा रहा है तो वेस्ट सब्सटेंस भी बनाएगा ही, जो चीज ले रहा है तो उसका वेस्ट भी वो बनाएगा ही बनाएगा। विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर्स ब्लड। अब इनको रिमूव कैसे किया जाता है, मदर की ब्लड में इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, वहां से फिर प्योरीफाई होके या जो भी चीजें होती है, जैसी प्रोसेस मदर की बॉडी में होगी, एक्सक्रीशन के थ्रू, एक्सक्रीशन की प्रोसेस के थ्रू से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी, जो डेवलपमेंट है मदर की बॉडी के अंदर, जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेता है, 9 मंथ का टाइम लेता है। द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ rhythmic contraction of the muscles in the uterus। जब भी बॉडी से बाहर डिलीवर किया जाता है, जब भी डिलीवरी टाइम आता है किसी भी फीमेल का, तो वहां पे यूट्रेशन क्या करता है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसमें यूट्रस में प्रेजेंट मसल्स और बॉडी से बाहर क्या कर दिया जाता है, वॉर्म से बाहर उस बेबी को रिमूव निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। जब एग फर्टिलाइज्ड हुआ तो ये कंडीशन आएगी। ठीक है, प्लेसेंटा बनेगा, जायगोट का डेवलपमेंट होगा, एक कंप्लीट बेबी में वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद बॉडी से बाहर उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। लेकिन तब क्या होगा, जब एग नहीं फर्टिलाइज होता है, तो इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लीव फॉर अबाउट 1 डे, तो 24 आवर तक वो जिंदा रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, हमें पता है कि ओवरी एक मंथ में 1 एग रिलीज करती है, तो द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग। तो यूट्रस खुद को प्रिपेयर तो करता है, लेकिन इसलिए करता है कि ताकि फर्टिलाइज एग आ जाए, क्योंकि उस एग का उसका काम नहीं है, नॉर्मल एग में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन
अगर फर्टिलाइज एग आ गया तो तब क्या करेगा, उस टाइम के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, तो इसकी लाइनिंग थिक हो जाती है, एक स्पॉन्जी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट यहाँ पे बन जाती है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस, तो ये क्या करता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो ये जो लाइनिंग है ये एम्ब्रियो को क्या करता है, नरिश करने का काम करता है, उसको डेवलप करने का काम करता है, ठीक है। तो नाउ हावेवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, तो अब जब इस लाइनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड, तो यहाँ पे धीरे धीरे ये लाइनिंग टूटने लगती है, और ये लाइनिंग क्योंकि ब्लड वेसल था तो ब्लड ही तो रिलीज होगा ना टूट के, वेजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में, ये नीचे ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में ये क्या करने लगता है, नीचे की तरफ ट्रेवल करता है। यानी कि अब क्या हो जाएगा, दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली every month and is known as menstruation, तो ये साइकिल हर मंथ होता है, ऐसी प्रोसेस हर मंथ फीमेल की बॉडी में होती है आफ्टर प्यूबर्टी, और इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कह देते हैं, ठीक है। इट यूजुअली लास्टेड फॉर अबाउट 2 to 8 days, 2 से 8 दिन तक की ये स्टेज चलती है, 2 से 8 दिन तक का ये प्रोसेस चलता है, ठीक है, जिसे कि हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और मेंस्ट्रुएशन कब होता है, जब ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन के बाद एग फर्टिलाइज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ये जो ब्लड की लाइनिंग है यूट्रस में ये क्या हो जाती है, ओज आउट हो जाती है, टूट जाती है, और ब्लड इससे निकलने लगता है, तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो थोड़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम जानते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर टू द स्टेट ऑफ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन अकॉर्डिंग टू WHO, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रेफर किया गया है एक स्टेट ऑफ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब रिप्रोडक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो नॉर्मली काम करें, नॉर्मल फंक्शन उनका हो। अगर हम WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसने कैसे डिफाइन किया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, उसने डिफाइन किया है कि टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मीन्स की फिजिकली, इमोशनली, सोशली, वो तीनों ही तरीके से, या बिहेवियर जो उसका है वो तीनों तरीके से नॉर्मल जो पर्सन होगा उसे हम क्या बोल देंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन या नॉर्मली हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन वही माना जाता है, हेल्दी पर्सन का मतलब ये नहीं होता, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि हेल्दी पर्सन का मतलब ये नहीं होता है कि आप डिजीज फ्री हो, आपको डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो। अकॉर्डिंग टू WHO ने बताया कि हेल्दी पर्सन वही है जो फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक है, जिसको जो तीनों तरीके से ठीक है उसे हम क्या बोल देंगे, हेल्दी पर्सन उसे हम बोल देंगे। और ऐसे हर रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट में भी हम ऐसे ही इसको बोलते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, स्ट्रेटेजीज क्या क्या है इसकी, तो हम बात करते हैं तो इंडिया फर्स्ट कंट्री थी, मतलब सारी कंट्रीज में या सारी जितने भी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ problem and strategies, इसकी अगर बात करते हैं तो इंडिया सारे के सारे कुछ कंट्रीज में इंडिया फर्स्ट नंबर पे थी, जिसने कि क्या चलाया था, जिसने इनिशिएट किया था एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल। जो फैमिली प्लानिंग जो थी वो इंडिया ने सबसे पहले चलाई थी कुछ कंट्रीज के, मतलब कुछ कंट्रीज में इंडिया कुछ फर्स्ट नंबर पे थी जिसने कि ये प्रोग्राम चलाए थे नेशनल लेवल पे, ताकि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक सोशल गोल वहाँ पे उनका था कि टोटल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को वो बनाए। और ये जो प्रोग्राम था उसे हमने फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना, जो कि 1951 में इसको स्टार्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि लोगों को समझाया जाए, लोगों को बताया जाए कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, वैसे हेल्दी रहना तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहना कितना ज़्यादा जरूरी है ये लोगों को बताया जाए। इसलिए 1951 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ये प्रोग्राम अभी भी चल रहे हैं, अभी भी इसको ऑपरेट किया जाता है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम RCH के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। RCH मीन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो जो मेजर टास्क है RCH प्रोग्राम के वो ये है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस को प्रोवाइड करवाया जाए, लोगों के बीच में अवेयरनेस दी जाए कि
रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, और साथ ही साथ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए कि वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बनाए। और साथ ही साथ ना मेन चीज ये कि लोगों को बताया जाए कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना कितना जरूरी है, या फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाए कि अगर आपके घर में कम बच्चे होंगे तो कितना फायदा आपको होगा। आप नॉर्मली उनको अच्छी एजुकेशन आप उन्हें दे सकते हैं, अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो अच्छी एजुकेशन आप उन्हें नहीं दे पाएंगे, अच्छा खाना आप उन्हें नहीं दे पाएंगे। तो ये, और जो न्यूली मैरिड कपल थे उनको बताया गया, उनको समझाया गया, और ऐसे लोग जो कि अभी मैरिजेबल एज में है उन्हें बताया गया। ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज जो कि अभी डिलीवर करेंगी बेबी, उन्हें प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर के बारे में बताया गया। प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर मीन्स होता है प्रेगनेंसी से पहले बच्चे की केयर, और प्रेगनेंसी के बाद मीन्स की बेबी के डिलीवर होने से पहले की केयर, और आफ्टर बर्थ उसकी केयर, वो प्री एंड पोस्ट नेटल केयर उसे कहा जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में बताया जाना इसका एक मेन था, क्योंकि बहुत बार, हर बार ऐसा होता था कि सबसे पहली प्रॉब्लम जो आ रही थी ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, वो आ रही थी कि लोग एक तो खुल के सामने नहीं आ पा रहे थे, लोग खुल के नहीं बता पाते थे कि अपनी प्रॉब्लम क्या है, या उनको रिप्रोडक्टिवली कोई प्रॉब्लम है। साथ ही साथ हर साल जो न्यू बॉर्न बेबी है वो और मदर, उनका डेथ रेट लगातार इंक्रीज होना। तो इस चीज के लिए, इसको कम करने के लिए, इस डेथ रेट को कम करने के लिए जरूरत पड़ी कि क्या करें, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को हम बनाएं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी यहाँ पे बने। ठीक है, तो इस चीज के लिए कौन कौन से मेजर्स को लिया गया था, थोड़ा सा उनके बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट और एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम उसे कहते हैं, तो गवर्नमेंट ने एनजीओ के साथ मिलके ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के साथ मिलके अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करी। अब कैसे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट दे दिए, प्रिंट मीडिया में पेपर में छपा दिया, और ऑडियो विजुअल यानी कि टीवी में ऐड दे दिए, इनसे रिलेटेड प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर से रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सारे ऐड इन्होंने दे दिए। तो ऑडियो भी कर दिया, विजुअल भी कर दिया, और प्रिंट मीडिया में भी दे दिया। तो एक तरीका गवर्नमेंट ने ये अपनाया कि क्यों ना हम एनजीओ के साथ जुड़ के ये काम करें, और एक यही तरीका था जिससे कि हम एक एक पूरी कंट्री में एक एक लोगों से जुड़ सकते थे, क्योंकि एक एक के घर तो जा नहीं सकते आप, ऑब्वियस सी बात है, भले गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, एक एक के घर पे जाके हम नहीं बता सकते। तो कुछ इस तरीके का जैसे कि बीच बीच में कुछ प्रोग्राम कर लिए, हर एक एरिया में कुछ प्रोग्राम, कुछ मीटिंग्स रखवा ली, वहां पे को उन्हें थोड़ा सा अवेयर करवा दिया। साथ ही साथ लगातार रेडियो में, टीवी में, प्रिंट मीडिया में, पेपर्स में ऐड दे दिए, तो लोग उसे पढ़ें ताकि जाने, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जाने। और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक अच्छा स्टेप उठाया गया जहाँ पे सही इंफॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, हम सही इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में यहाँ पे सही इंफॉर्मेशन बताई जाती है। एडोलसेंस के बारे में बताया जाता है, एडोलसेंस यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे आने वाले चेंजेस, जहाँ पे बच्चे को बताया जाता है कि बेटा ये आपके एक ही के बॉडी में नहीं है, सबके बॉडी में इस एज में सबके साथ होता है। तो इसमें इतना हेजिटेट होने वाली, डरने वाली, या आपके बिहेवियर में आने वाले चेंजेस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बताया जाता है, जो कि हेल्प करता है उनको आगे एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। जैसे आप लोगों को अगर अवेयरनेस होगी, आप लोग अच्छे से जानेंगे, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानेंगे, तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे रिलेटेड आपको कोई डिजीज नहीं होगी, आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होंगी, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपको पता है कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्या मेजर्स अपनाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उसमें बताया जाता है, और साथ ही साथ लोगों को एजुकेट करवाया जाता है, स्पेशली जो फर्टाइल कपल हैं और वो जो मैरिजेबल एज में प्रेजेंट है, मैरिजेबल एज ग्रुप में जो प्रेजेंट है, उनको बताया जाता है कि कैसे बर्थ कंट्रोल ऑप्शन का आप यूज़ करिए, कैसे प्रेग्नेंट मदर की आपने केयर करनी है, कैसे आफ्टर बर्थ आपने मदर और चाइल्ड दोनों की केयर करनी है, और ब्रेस्ट फीडिंग का जो इम्पोर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग की जो इम्पोर्टेंस है उनको बताया जाता है। और ये हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में या समझने में कि क्या क्या एक हेल्दी फैमिली होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये उसे बताया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करी, बहुत सारे एनजीओज़ का यूज़ किया, बहुत सारे एनजीओज़ की हेल्प ली, और काफ़ी हद तक अभी हम सक्सेसफुल हैं एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने में। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से हम सक्सेसफुल नहीं है, बट काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल हैं। और इसके बाद हमारा आता है कि अब हमने पढ़ा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हमारा एक वर्ड आया। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज।
तो ये वो डिजीजेज होती हैं जो मेनली पास होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में ट्रांसफर होने वाली जो डिजीज होती है उन्हें हम क्या कह देते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें कुछ कॉमन डिजीज है जैसे गोनेरी और सिफिलिस और एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी इसे कहा जाता है, किसे, एड्स को। तो देखो गोनेरी और जो सिफिलिस है ना वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसे गोनेरी नाम का बैक्टीरिया की वजह से होती है। एंड गोनेरी बैक्टीरिया इज नेसीरिया गोनेरी इसे कहा जाता है, ठीक है, क्या, NEISSERIA नेसीरिया गोनेरी। एंड सिफिलिस का जो बैक्टीरिया होता है वो, गोनेरी का बैक्टीरिया तो नेसीरिया गोनेरी हो गया और सिफिलिस का जो बैक्टीरिया होता है उसे ट्रिपोनिमा पैलिडियम कहा जाता है, ठीक है। दूसरा सिफिलिस का जो होता है ट्रैपोनिमा पैलिडम, ठीक है, ट्रैपोनिमा पैलिडम कहा जाता है। ये दोनों ही बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस, लेकिन होता कैसे है, सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से। अगर एक पार्टनर को हुआ है तो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से दूसरे पार्टनर को भी ये होने के चांसेस इसमें रहते हैं। और साथ ही साथ एड्स जो होता है एक वायरस के थ्रू होता है और उस वायरस को क्या कहा जाता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो डिजीज होती हैं ये रिपोर्ट की गई थी बहुत ज़्यादा पीपल में। एक 15 से 24 एज के जो बच्चे होते हैं, 15 से 24 एज के जो पर्सन हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये 3 डिजीज देखने को मिली गई हैं। कौन सी, गोनेरी, सिफिलिस और एड्स। ये 3 डिजीज बहुत ज़्यादा कॉमन है 15 से 24 साल के लोगों में। और सबसे ज़्यादा जो अर्ली सिम्टम आते हैं इनके बहुत ही माइनर, मतलब लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उन्हें सिफिलिस हो गया है, उन्हें गोनेरी हो गया है, उन्हें एड्स हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग के जो सिम्टम है ना वो बहुत माइनर होते हैं, जैसे कि ईचिंग हो जाएगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, थोड़ा बहुत पेन होगा, स्वेलिंग होता है जेनिटल ट्रैक में। तो ये नॉर्मली ऐसे ही लेते हैं लोग कि हाँ ठीक है कोई ऐसे ही नॉर्मल प्रॉब्लम हो रही होगी, हमें ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की, हमें ज़रूरत नहीं है डॉक्टर से कांटेक्ट करने की। और इसी चक्कर में वो बढ़ता ही जाता है और जब बढ़ जाता है तो लास्ट स्टेज में आके पता चलता है। और कुछ डिजीज जैसे एड्स है ये तो जानलेवा ही होता है, जान ही ले लेता है, ठीक है। तो और साथ ही साथ एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी और जो HIV होता है और जेनेटियल हर्ब्स जो होते हैं, ये कुछ बाकी के जो डिजीजेज हैं जो कम्प्लीटली क्योरेबल, हेपेटाइटिस बी को छोड़ के HIV और जेनेटियल हर्ब्स ये क्योरेबल नहीं है। HIV क्योरेबल नहीं है ना, हमें पता है क्योरेबल नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी तो अब टीके वगैरह लगते हैं तो इससे वो ठीक हो जाता है, क्योरेबल होता है। लेकिन HIV अभी भी क्योरेबल नहीं है, HIV का अभी भी कोई इलाज नहीं है। हाँ, उसका थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज करके, अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी करके 10 से 20 साल हम उस इंसान को बचा सकते हैं। तो एड्स क्या कर देता है ना, एड्स पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम आपको पता है, आप क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इम्यून सिस्टम का क्या रोल है किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने में, कैसे वो अटैक करता है अपनी सेल्स को बना के, नई सेल्स को बना के, हम ये सब पढ़ के आ चुके हैं। तो इम्यून सिस्टम को ही ये डैमेज कर देता है। कौन, जब भी HIV का वायरस, एड्स का वायरस HIV जब बॉडी में एंटर करता है तो ये पूरे इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है। इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे ये ख़त्म करने लगता है, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और बाकी के इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता। HIV वायरस अगर बॉडी में घुस गया ना तो उस टाइम पे HIV का वायरस तो है ही, वो प्रॉब्लम तो होगी, साथ ही साथ आपको बाकी के इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड जैसे हो सकता है कि बाकी की बीमारियां भी हो जाएं। क्यों, क्योंकि बाकी की बीमारियों को भी तो इम्यून सिस्टम ही बचा रहा है ना। तो इम्यून सिस्टम को तो उसने वीक कर दिया तो फिर वो कैसे बचाएगा। तो इम्यून सिस्टम यहाँ पे वीक होने लगता है और इन्फेक्शंस होने लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और डेथ भी होती है इससे, ठीक है। और जो पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, एड्स होने वाली जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और उस पॉपुलेशन में जो ये एड्स नाम की जो बीमारी है वो भी बढ़ रही है। तो इस वजह से हमारी कंट्री के पास, अब देखो ये सारी चीज़ें हैं और इसी के लिए हेल्थ प्रोग्राम हमें चलाया गया था। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन साथ ही साथ एक एक्सप्लोजन भी हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी यहाँ पे को देखने को मिल रहा है। तो अब हालांकि हमारी मतलब कि इसके लिए फिर यही हेल्थ मेजर अपनाए गए, लोगों को बताया गया कि
हमें कैसे ये एक टास्क था गवर्नमेंट के लिए कि कैसे लोगों को एजुकेशन दी जाए, कैसे लोगों को इस बारे में बताया जाए कि आपको ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, हो सकती हैं अगर आप अनप्रोटेक्टेड कांटेक्ट में आते हैं, बिना प्रोटेक्शन के आप कांटेक्ट में आते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स आपके बीच में होता है तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और साथ ही साथ लोगों को ये भी बताना, सिर्फ बीमारियों के बारे में ही ना बता के लोगों को ये भी बताना था कि स्मॉल फैमिली के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, ये तो बताना ही बताना है। साथ ही साथ छोटी फैमिली एक हेल्दी फैमिली होती है, ये बताना बहुत बड़ा टास्क था। और ये इसकी जरूरत इसलिए पड़ी छोटी फैमिली की क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है लगातार, डे बाय डे इतना इंक्रीजमेंट पॉपुलेशन में हो रहा है। पॉपुलेशन के नंबर पे हम सेकंड नंबर पे थे, लेकिन नेक्स्ट जो जनगणना होगी वहां पे हम चाइना से भी पहले आ जाएंगे, फर्स्ट में आने वाली कगार में हम हैं। तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन होगा तो खाने की कमी होगी, रहने की कमी होगी, जगह की कमी हो जाएगी, एजुकेशन प्रॉपर लोगों को नहीं मिल पाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ के लिए हालांकि हमारी कंट्री में अभी जो फूड है वो सफिशिएंट फूड है इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज को पालने के लिए या पॉवर्टी के निकालने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में फूड होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के लिए हम या इतना गरीबी का आंकड़ा जो है उतनी सारी फैमिलीज़ के लिए पहुंचाने के लिए नहीं हो सकता है कि ना पहुंच पाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने प्लान किया कि क्यों ना हम लोगों को अवेयर करवाएं कि आपको बहुत बड़ी फैमिली की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अमूमन लोगों का सोचना ये होता है गरीब फैमिली में कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे वो बड़े होके उतना ज़्यादा कमाएंगे तो अर्निंग भी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनको अर्निंग के लायक आप बनाएंगे कैसे, आप उनको पालेंगे कैसे, आप उनको हेल्दी कैसे रखेंगे, डिजीज फ्री आप उन्हें कैसे रखेंगे, कैसे उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देंगे, कैसे उनको खाना देंगे। बड़े तो वो बाद में होंगे ना, पैदा होते ही थोड़ी ना कमाने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें समझाई गई, गवर्नमेंट ने ये चीज़ें समझाई कि अगर आपकी फैमिली में 1 या 2 बच्चे आपके हैं तो आप इजीली उनका न्यूट्रिशन दे सकते हो, इजीली आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हो और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो अच्छे अच्छे फील्ड में अच्छा काम करेंगे और वहाँ से उनकी अर्निंग होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई और इसी वजह से जो फर्टाइल कपल हैं, जो न्यूली मैरिजेबल एज के जो कपल हैं, उनको ये चीज़ें बताई जाती हैं, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि आप अच्छा फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर छोटी फैमिली होगी तो अच्छा क्लोथ आप दे सकते हैं, एजुकेशन आप अच्छी दे सकते हैं, एक हेल्दी फैमिली आपकी हो सकती है। तो फैमिली प्लानिंग कैन बी डन बाय प्रैक्टिसिंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स। तो बर्थ कंट्रोल मेजर्स को ध्यान में रख के आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस बारे में उनको बताया गया, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं इस हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू, इसके थ्रू। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किस चीज़ के लिए कि एक कम पॉपुलेशन वाली एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने चलाई थी। और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है बर्थ कंट्रोल मेथड आता है, जो कि बर्थ कंट्रोल मेथड हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, इस लेक्चर में हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जहाँ पे हमने बात करी थी ओवरीज की, जो कि हमने कहा पेयर में प्रेजेंट रहती है, एलमेंट के बराबर इसका शेप और साइज होता है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक ये होता है, ठीक है। और लोकेशन जो होती है लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट रहती है और ये ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी हुई रहती है। इसका रोल क्या होता है, एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन एग को रिलीज करना, एंडोक्राइन फंक्शन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। और मेनोपॉज के बाद ये छोटी हो जाती है और फॉलिकल्स इसके खत्म हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ठीक है, लॉस हो जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब पढ़ा नेक्स्ट। फैलोपियन ट्यूब में हमने बोला कि ओवरीज के ठीक पहले होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है इस ओविडक्ट के एम्प्यूला नाम की जगह में, एम्प्यूला वाली जगह में क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फिर हमने पढ़ा यूट्रस के बारे में, लार्ज होता है, हाईली इलास्टिक मीडियन सैक होता है, जहाँ पे स्पेशली इसे डिजाइन किया जाता है कि मदर बेबी को कैरी करके रख सके और 3 टिश्यूज से या 3 लेयर से मिलकर बना हुआ रहता है। फर्स्ट पेरीमेट्रियम, सेकेंड मायोमेट्रियम, थर्ड एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम आउटर लेयर होता है यूट्रस का, मायोमेट्रियम जो होता है वो मिडिल लेयर होता है और एंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है। और जब भी कोई बेबी डेवलप होता है तो एंडोमेट्रियम ही वो लाइनिंग होती है जहाँ पे कि ब्लड वेसल्स चढ़ती है, जो स्पॉन्जी हो जाता है, जो कि बिल्कुल कुशन जैसा एनवायरनमेंट देता है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम का ये काम होता है। और साथ ही साथ जो यूट्रस है वो मल्टीपल रोल को प्ले करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जैसे कि ओवा को यानी कि एग को रिसीव करता है फैलोपियन ट्यूब से, साथ ही साथ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है फीटस और मदर के बीच में, जो कि और साथ ही साथ एक्सपेल करता है यंग वन को बर्थ के टाइम,
ठीक है। तो ये सारे काम। फिर वेजाइना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म को रिसीव करता है कहाँ, विमेन की बॉडी में, और इसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। उसके बाद हमने कैपेसिटेशन पढ़ा। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे को स्पर्म के मैचुरेशन की प्रोसेस होती है, जो कहाँ होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है। फिर हमने फर्टिलाइजेशन की बात करी थी। नेक्स्ट फिर फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमें बताया एम्प्यूला है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ा, फर्टिलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ एम्ब्रियो का, और माइटोसिस डिवीजन के थ्रू हुआ। 116th सेल स्टेज यानी कि 16 डॉटर सेल स्टेज जो आती है उसे ब्लास्टोमेयर हम कह देते हैं, और इस प्रोसेस को क्लीवेज कहा जाता है। और आफ्टर दैट इट फॉर्म अ हॉलो बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल विच इज नोन एज एम्ब्रियो, और एंड दिस एम्ब्रियो now ambidate into the endometrium of the uterus and it is known as the implantation. This process is known as the implantation. इसे implantation कहा जाता है, जो कि आगे जाके प्रेगनेंसी को लीड करता है। implantation के बाद एक डिस्क लाइक अपीयरेंस आता है और उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, एक एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये जुड़ा हुआ रहता है। ये फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन की सप्लाई को, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को एम्ब्रियो में, और साथ ही साथ रिमूव करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट मटेरियल फीटस की बॉडी में बनते हैं उन्हें ये क्या कर देता है, बॉडी से रिमूव कर देता है। फिर गेस्टेशन की हमने बात करी। गेस्टेशन एक ऐसा पीरियड जहाँ पे को प्रेगनेंसी जिस दिन से स्टार्ट होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेके जब बेबी का बर्थ हो जाता है उस दिन तक का जो टाइम होता है उसे गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। और ह्यूमन फीमेल में या ह्यूमन में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ के आसपास का होता है, ठीक है, यानी कि 9 मंथ का होता है। और इन 9 महीनों में फीटस ग्रो करता है और बेबी के फॉर्म में डेवलप होता है। और उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने बोला कि बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। एक्शन प्लान्स लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू, कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए नेशनल लेवल पे, जहाँ पे लोगों को हेल्दी रिप्रोडक्टिव और सोशल गोल के बारे में बताया गया। हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, कैसे आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं, उनके बारे में लोगों को बताया गया। और ये प्रोग्राम अब RCH के नेम से जाने जाते हैं। और सबसे पहले जब स्टार्ट किए गए थे तो फैमिली प्लानिंग नाम से स्टार्ट किए गए थे और 1951 में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो अब इनको रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसे हम RCH कहते हैं। और इसके मेजर टास्क यही है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोवाइड करवाना है रिप्रोडक्टिव या वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, सिर्फ हेल्दी ही नहीं बाकी चीज़ों के लिए भी। और साथ ही साथ सपोर्ट प्रोवाइड करना है, फैसिलिटेट करना है कि आप मतलब लोगों को सपोर्ट करना है कि आपने रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाए। सिर्फ कहना नहीं है, उनको बताना है, अच्छे से समझाना है, उनको सपोर्ट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें सपोर्ट करना है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, ये गवर्नमेंट का मेजर टास्क था। काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी कंट्री है तो अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। उसके बाद कुछ NGO के साथ मिला गवर्नमेंट, NGO के साथ काम किया गवर्नमेंट ने, और ऑडियो विजुअल के साथ जुड़े, मीन्स कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिए गए और प्रिंट मीडिया में छपवाया गया, रेडियो या जितनी भी सारी चीज़ें, उन सारी जगह में लोगों को बताया गया कि भाई आपने फैमिली प्लानिंग करनी है, आपने खुद को स्वस्थ रखना है, खुद को हेल्दी रखना है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी होने चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूलों में बताया गया। वहाँ पे एक ये सबसे अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, जहाँ पे बच्चों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया जाता है, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम एक पार्ट जानते हैं, एक एक चीज हम पढ़ते हैं, तो वैसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ें, तभी तो हमें नॉलेज होगी ना, तभी तो हमें पता होगा कि हाँ हमारे पास, जैसे कि फीमेल की अगर बात करें तो हाँ फीमेल कह सकती है हाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओवरीज है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है। तो ये सारी चीजें हम जान सके कि हमारी बॉडी के पार्ट्स में कौन कौन, हमारी बॉडी में जो सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके पार्ट कौन कौन है, किस पार्ट का क्या रोल है, या अगर कहीं पे किस पार्ट पे कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे क्योर किया जाता है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और अगर जिस बच्चे को ये सारी चीजें पता होंगी उसे आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो ये सबसे अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का। और साथ ही साथ बच्चों को STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताया गया, उनसे होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है और कैसे उनसे बचा जाता है उनके बारे में बताया जाता है ना। और साथ ही साथ जो पीपल हैं, जो फर्टाइल कपल हैं, उनको बताया जाता है, उन्हें एजुकेट करवाया जाता है कि जैसे बर्थ कंट्रोल एक्शन क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, प्रेग्नेंट मदर की कैसे केयर की जाती है, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी केयर कैसे की जाती है। तो ये सारी चीज़ें उनको बताई गई। साथ ही साथ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, जैसे कि गोनेरी है, सिफिलिस है, एड्स है, तो ये डिजीज़ कैसे होती हैं, सेक्सुअली
सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो गोनेरी और सिफिलिस होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, और गोनेरी जो होता है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, नाइसीरिया गोनेरी की वजह से, और सिफिलिस के जो बैक्टीरिया है उसका ट्रैपोनिमा पैलिडम उसे कहते हैं, और एड्स HIV नाम के वायरस से होता है जिसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है। ये डिजीज रिपोर्ट की गई थी 15 से 24 साल के लोगों में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये रिपोर्ट की गई हैं ये डिजीज, और वो भी क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। उन बच्चों को 15 साल के बच्चे को नॉलेज ही नहीं है कि जैसे एड्स जो है ना वो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ना फैल के ये फैलता है पर्सन टू पर्सन। अगर किसी को एड्स है और उसकी बॉडी का ब्लड एक हेल्दी पर्सन की बॉडी से मिक्स हो गया तो ब्लड के थ्रू फैल सकता है। इंजेक्शंस के थ्रू, जब भी आपको कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ध्यान दीजिए कि जो सिरिंज है वो नहीं हो, वो डॉक्टर उसी टाइम पे वो फाड़ के वो लगा रहे हो, रैपर उसी टाइम वो रैपर में कवर हो, या फिर 20 से 30 मिनट के लिए वो उसको स्टेरिलाइज किया गया हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए क्योंकि इनसे भी वो फैलता है, ठीक है। लेकिन एड्स कभी भी नॉर्मल कॉन्टेक्ट, साथ में खाना खाने से या हैंडशेक करने से, हग करने से, इन चीज़ों से एड्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि आप कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। जब भी आप जा रहे हैं, जब भी आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, तब आपने क्या करना है, आपने ध्यान देना है कि जो आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, अगर आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो वो बिल्कुल नया हो, उसी टाइम रैपर से उसे निकाला गया हो। और जो भी अगर आपको अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगे, जैसे कि ईचिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है और पेन हो रहा है और स्वेलिंग हो रही है, तो आप जल्दी से जाइए, डॉक्टर से चेकअप कराइए। इसे नॉर्मल ना मान के डॉक्टर को दिखाइए, तो आपकी प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर इसी चीज को लेके फिर बात ये आएगी गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग करने की क्या जरूरत पड़ी। फैमिली प्लानिंग करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, लगातार एक विस्फोट हो रहा है पॉपुलेशन का। तो गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम ये है कि अगर इसी तरीके से बढ़ती गई तो एक बार ये प्रॉब्लम आ जाएगी, खाने को भी नहीं बचेगा, तो हर एक इंसान तक खाना हम नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि लोगों को बताया जाए कि छोटी फैमिली के फायदे क्या क्या है। बड़ी फैमिली में आप बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सकते हो, आप प्रॉपर फूड नहीं दे सकते हो, प्रॉपर कपड़े नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर छोटी फैमिली होगी, बच्चे कम होंगे, तो आप एजुकेशन भी अच्छी देंगे उन्हें, कपड़े भी उन्हें अच्छे मिलेंगे, उनका फूड यानी कि न्यूट्रिशन लेवल भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक गोल है गवर्नमेंट का कि लोगों को बताया जाए। काफी हद तक सक्सेसफुल ये प्लान हो रहे हैं और आगे भी ये प्लान चलते ही रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बर्थ कंट्रोल मेथड की बात करेंगे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आपने रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे।